नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। तो जो शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन थे उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं जो पहले के हुए क्वेश्चन है वो शिक्षण जो अभिरुचि है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। प्री डीएसटीसी और पीटीटी में देखा जाए तो सबसे जो स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित रख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था खुद करेंगे या आप उनका विरोध करेंगे या आप इसके नुकसान बताएंगे या इनमें से कोई नहीं? तो आपके द्वारा किया जाने वाला सबसे जो उचित जो उपाय है वो इनमें से है, आप इसके नुकसान बताएंगे। आपकी बहन शिक्षा से वंचित रह जाए, इससे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में आप अपने परिवार वालों को, घर या अभिभावकों को बताएंगे। जो ऑप्शन सी है वो अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मैंने कल बताया था कि ऐसी कोई शिक्षक भर्ती नहीं है, कोई भी ऐसी शिक्षा से संबंधित एग्जाम नहीं है जिसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्वेश्चन ना आया हो। इसे शॉर्ट में सीसीईबी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही गहनता से इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है। ऑप्शन ए छात्रवृत्ति का चुनाव, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालयीय जो अभिलेख है, जो रिकॉर्ड है, उनकी आवश्यकता, ऑप्शन सी विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना और ऑप्शन लास्ट जो ऑप्शन है वो है अगली ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो ग्रेडिंग जो प्रणाली होती है उसमें 4-5 प्रकार की ग्रेड दी जाती हैं। जैसे 91 में से 100 तक आने वाले को ए ग्रेड में रख दिया, ऐसे बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड। ये ग्रेडिंग प्रणाली होती है। पहले अंक वाला जो सिस्टम होता था, परसेंटेज वाला जो सिस्टम होता था, सीसी के अंदर उस सिस्टम को हटाकर जो ग्रेडिंग जो प्रणाली है वो लागू कर दी है। तो इस ग्रेडिंग प्रणाली का जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है वो होता है विद्यार्थी को या छात्र को अगली ग्रेड में प्रोन्नत करना। प्रोन्नत का होता है कर्मोन्नत करना। ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचक है। पहला जो ऑप्शन है वो है विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्षा कक्ष प्रणाली। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, ने शॉर्ट में टीएलएम भी कहा जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर, विद्यार्थियों ने कहां तक ज्ञान अर्जन किया, क्या सीखा, उसका जो उपलब्धि का जो स्तर है वो। तो गुणवत्ता का जो सबसे महत्वपूर्ण जो सूचक है, गुणवत्ता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जिससे प्राप्त होती है वो है विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सृजनशीलता को परिभाषित किया जाता है। सृजनशीलता अपने पहले वाले सेशन में भी एक क्वेश्चन देखा था, इसमें भी है। सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मौलिक विचारों के निर्माण से, मौलिक उत्तर और समाधान सुझावों से, मौलिक विचार, समाधान और उत्तर के निर्माण से, समस्या की सही अनुक्रिया के चुनाव से। तो जो सृजनशीलता है वो उसका संबंध होता है मौलिक विचार से और समस्या के जो समाधान है उनसे और उत्तर निर्माण से। सृजनशीलता का जो सीधे सीधे अर्थ देखा जाए तो इसका सीधा अर्थ होता है किसी नई चीज का सृजन करना या निर्माण करना, सृजनशीलता का अर्थ होता है। तो अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्यान देते समय कक्षा में कोई विद्यार्थी विघ्न या बाधा उत्पन्न करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कुछ देर के लिए चुप हो जाएं और फिर से शुरू कर दें। दूसरा ऑप्शन है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें। तो तीसरा ऑप्शन है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। और लास्ट ऑप्शन है कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करें। तो
अगर व्याख्यान के समय या शिक्षण के समय कोई विद्यार्थी आपके शिक्षण कार्य में बाधा डाल रहा है तो सबसे अच्छा उपाय है उसका कि उसे सीखने के लिए प्रेरित करे, उसे अपनी जो अंत्य क्रिया है उसमें शामिल करे। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी बाधा डाल रहे हैं उन्हें हमें सीखने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं शिक्षण कार्य के साथ साथ जो भी गतिविधियां करवाई जाती हैं उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन ए है, इनका जो उद्देश्य है वो क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास, पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, या अभिभावक शिक्षक संबंध का सशक्त बनाना। अभिभावक शिक्षक संबंध उसे सशक्त बनाना। तो जो पाठ्य सहगामी क्रिया होती है वो शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए इनको उपयोग में लिया जाता है ताकि बच्चा को जो निगम है वो आसानी से हो सके। तो इस हिसाब से अगर सबसे उचित जो आंसर है वो हो जाएगा पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास। बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, अधिगम या सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए पाठ्य जो सहगामी क्रियाएं हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामाजिक संवेदनशीलता की योग्यता है दूसरों के विषय में बातचीत करना। अगला ऑप्शन है दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना, या सामाजिक अंत्यक्रिया के संकेतों का प्रत्यक्षीकरण करना, और सामाजिक संदर्भ को पहचानना। सामाजिक संवेदनशीलता है वो होती है समाज के जो लोग होते हैं उनके जो संकेत होते हैं, उनकी जो भाषा होती है, उनके जो भाव होते हैं उनको समझना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे उचित आंसर होगा सामाजिक अंत्यक्रिया के जो संकेत होते हैं उनको प्रत्यक्षीकरण करना, उनको समझ पाना। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेतृत्व से संबंधित क्वेश्चन। नेतृत्व के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त करना है। ये बीच में रिक्त स्थान है तो इसमें रिक्त स्थान की जगह क्या क्या आ सकता है? व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने, व्यक्तियों को नियंत्रित और शासित करने। पिछले सेशन में हमने नेतृत्व के बारे में चर्चा की थी। अगर कोई व्यक्ति किसी समूह का नेतृत्व कर रहा है तो उस व्यक्ति के जो विचार हैं वो विचार उस समूह के पूरे जो उस समूह के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों पर इस व्यक्ति के विचारों का प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति को प्रभावित करना नेतृत्व में शामिल है। इसके अलावा जो नेतृत्व कर रहा है उससे जो समूह के सदस्य हैं वो अभिप्रेरित भी होंगे और उनको प्रेरणा भी मिलेगी। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरणा देने के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्ध प्राप्त करना है। आगे देखते हैं, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप, गंभीर विषय का मतलब यहां है किसी ज्वलंत विषय पर, किसी ज्वलंत विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कि प्रधानाचार्य अथवा साथी शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात निर्णय लेंगे। दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। तीसरा है सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय लेंगे। तो गंभीर विषय पर भाषण देने से पहले जो सबसे उचित जो कारण, उचित जो उपाय होगा वो होगा कि आपके जो प्रधानाचार्य हैं या जो साथी शिक्षक है उनसे एक बार सलाह मशवरा जरूर कर ले और उसके बाद निर्णय ले। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करना। हमेशा प्रशंसा करना भी गलत होता है। हमेशा अपने विद्यार्थियों की आलोचना करना, उनकी कमियां बताना, बिल्कुल ये भी गलत है। तो
तार्किक रूप से प्रशंसा एवं आलोचना करना। तार्किक रूप का मतलब होता है कि जहां प्रशंसा की आवश्यकता हो वहां प्रशंसा की जाए और जहां आलोचना की आवश्यकता हो वहां आलोचना की जाए, उनकी कमियां बताई जाए और उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो शक्तियां हैं वो भी उनको बताई जाए। अगला जो ऑप्शन है वो है इस प्रकार से टिप्पणी करें कि वे न तो प्रशंसा और न ही आलोचना के स्वरूप हो। बिल्कुल गलत है। उनकी जो शक्तियां हैं, उनमें जो उनकी जो स्ट्रेंथ है, जिस क्षेत्र में उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी उनको पता होनी चाहिए, छात्रों को पता होनी चाहिए, उनकी जो कमियां हैं वो भी उनको पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जो तार्किक रूप से प्रशंसा और आलोचना है वो सबसे उचित आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि एक कक्षा में एक नया छात्र आता है और वो छात्र कहता है शिक्षक से कि परिचय करें। शिक्षक का परिचय देने के लिए कहता है शिक्षक को। तो पहला ऑप्शन है संक्षेप में अपना परिचय दें और विद्यार्थियों से भी अपना परिचय देने को कहे। दूसरा है संक्षेप में अपना परिचय दें और पढ़ाना शुरू कर दें। मतलब विद्यार्थियों से परिचय नहीं करवा रहा, यहाँ खुद का परिचय दे रहा है और फिर पढ़ा रहा है। विस्तार से अपना परिचय दें और पढ़ाना शुरू कर दें, या उसकी मांग पर ध्यान न दे और पढ़ाना शुरू कर दे। तो मांग पर ध्यान न देना तो बिल्कुल गलत है। इन तीनों में से अगर सबसे उचित आंसर देखें तो वो है कि शॉर्ट में, बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में, गागर में सागर वाली बात से अपना परिचय दे और अन्य जो विद्यार्थी हैं उनसे भी उस नए विद्यार्थी का परिचय करवाना जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षक और छात्र के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। एक शिक्षक छात्र के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है अधिकार की शक्तियों का उपयोग करके, या उनके लिए मार्गदर्शक, मित्र और सूत्रधार बनकर, या उनके लिए मार्गदर्शक एवं मित्र बनकर, या उनका दोस्त बनकर। तो कल हमने देखा था कि शिक्षक होता है वो छात्र का मार्गदर्शक होता है, छात्र का मार्गदर्शक होता है, मित्र होता है और सूत्रधार होता है। क्यों? जब तक शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो अधिगम जो प्रक्रिया है वो अधूरी रहेगी। इन सब के लिए जरूरी है कि जो शिक्षक है वो शिक्षक का जो व्यवहार है वो छात्र के साथ मित्रवत हो। तो सबसे जो उचित जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मार्गदर्शक, मित्र और सूत्रधार बनकर शिक्षक छात्र के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके आसपास के कुछ शिक्षक छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उन्हें शालीनता से समझाएंगे कि वे चुटकुलों में समय बर्बाद नहीं करें, या वो जगह जिस स्थान पर वो शिक्षक छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं वो जगह छोड़ देंगे, या खाली समय गुजारते समय उनसे उनकी भाषा का ध्यान कर रखने को कहेंगे। चौथा है आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें उनके शिक्षण व्यवसाय की जो महानता है उनके बारे में याद दिलाएंगे। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? एक परिस्थितिजन्य प्रक्रिया है, शिक्षण जो प्रक्रिया है वो एक परिस्थितिजन्य प्रक्रिया है, या एक कार्य अभिमुखी प्रक्रिया है, या फिर एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, या छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य कक्षा में सामान्य बातचीत है। शिक्षण जो प्रक्रिया है वो एक अंतःक्रियात्मक प्रतिक्रिया है, अंतःक्रियात्मक प्रतिक्रिया है। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया में अंतःक्रिया होना बहुत ही जरूरी है, और ये अंतःक्रिया किन किन के मध्य होती है? शिक्षक और छात्र के मध्य होती है। अगला है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास करना, या सामाजिक नागरिकता का विकास करना, या व्यक्तित्व का विकास करना, या फिर दंड। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास किया जाए जो सामाजिक हो, नैतिक हो और उसमें उसका जो बौद्धिक स्तर है वो उच्च हो। तो व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बालिका शिक्षा आवश्यक है। क्यों? बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी, या वे आधुनिक हो जाएंगी, या बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे, या बालिकाएं समाज के बंधनों से मुक्त हो सकेंगी। तो जो इसमें अगर सबसे उचित आंसर देखा जाए तो वो होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि हमारे जो संविधान है वो सबको समानता का अधिकार देता है, इसलिए बालिकाओं को भी ये अधिकार है कि उनकी जो प्रतिभा है वो निखर कर बाहर आए और उन्हें शिक्षा के जो अवसर हैं वो प्राप्त हों। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। क्यों एक शिक्षक विफल हो सकता है, इसका सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? पारस्परिक संबंध, या विषय ज्ञान पर अधिकार का अभाव होना, या मौखिक क्षमता, या छात्रों के साथ शक्ति। जो शिक्षण की विफलता का सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है छात्रों की शक्ति। शक्ति के कारण छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया नहीं हो पाती, और ये जो अंतःक्रिया होती है वो शिक्षण प्रक्रिया की आत्मा होती है। अंतःक्रिया शिक्षण प्रक्रिया है, उसकी आत्मा होती है। शिक्षण प्रक्रिया की आत्मा होती है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। अंतःक्रिया होती है वो शिक्षण प्रक्रिया की आत्मा होती है, और जब शिक्षक शक्ति से छात्रों के साथ व्यवहार करेगा तो वो अंतःक्रिया कैसे हो सकती है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना उचित होगा, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने का मिलेगा, या इससे बालकों में आत्मविश्वास का विकास होगा, या इससे बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी, या इससे सीखने में आसानी होगी। जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना उचित है और वास्तव में पढ़ाया जाता है, तो इस क्यों प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए? वो इसलिए कि जो बच्चे होते हैं वो उस समय मातृभाषा में सीखने में सहज होते हैं। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक प्रभावी कक्षा कक्ष का सार तत्व है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री हो, जैसे चार्ट, शिक्षण सामग्री में आता है चार्ट, या कोई दृश्य सर्वे सामग्रियां ये आती है। जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया हो, या पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब बिल्कुल ही पूर्ण रूप से शांति हो, लोकतांत्रिक अनुशासन हो। तो अभी हमने देखा था शिक्षण प्रक्रिया की जो आत्मा होती है, जिसके बिना शिक्षण प्रक्रिया संभव ही नहीं है, वो है अंतःक्रिया। तो प्रभावी कक्षा कक्ष भी तभी बन सकता है जब छात्र और शिक्षक के मध्य एक अंतःक्रिया हो, और वह अंतःक्रिया जीवंत हो, सक्रिय हो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? क्यों जो विद्यालय हैं उनमें सरकार पुस्तकालय स्थापित कर रही है? पहला जो ऑप्शन है वो विद्यार्थियों में शोध की आदत के विकास के लिए, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास के लिए, या विभिन्न प्रकरणों के अध्ययन के लिए, या पुस्तकों के संग्रह के लिए। जो पुस्तकालय है उनका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे, स्व अध्ययन पर ध्यान दे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। अगर इस क्वेश्चन के आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। धन्यवाद।